Hello dear students, myself Shivangi Singh. I am from BBD ITM Lucknow. Here we will deal with the fluid mechanics subject, in which we will discuss about unit 5. The content of this lecture is first Buckingham Pi theorem, second numericals of Buckingham Pi theorem, third dimensionless numbers, next model and prototype. Okay. So, what is model and what is prototype? Model is the small scale replica of actual structure or machine. It is not necessary that models should be smaller than that of prototypes. Although in most of the cases model is small in size with respect to prototype, they may be larger than the prototypes. What is prototype? The actual structure is known as what? Prototype. तो प्रोटोटाइप क्या होता है? जो किसी भी, अगर मान लीजिए कोई भी हम बिल्डिंग या फिर कोई भी मशीन या फिर कोई भी डैम, कुछ भी हम अगर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं और उस पर सेम जो फोर्सेस लग रहे होंगे या फिर जो भी सेम प्रेशर वगैरह लग रहे होंगे, ठीक है, उनको चेक करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट जब हमारा मॉडल तैयार हो जाता है, हम लोग सारे टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं हमारे मॉडल पे, देन हम लोग प्रोटोटाइप तैयार करते हैं. प्रोटोटाइप क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. जैसे कि ऐसा जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि मॉडल किस केसेस में प्रोटोटाइप से बड़ा हो सकता है. जैसे कि आप लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है गुजरात में, उसको देखा होगा. तो वो क्या है, साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. ठीक है. लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो साइज़ में क्या है, कम है. तो जो एक्सेप्शनल केस है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आ जाता है. जो मॉडल और प्रोटोटाइप हैं उनकी ज्योमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम भी हो सकती हैं, यानी कि लेंथ, हाइट, विथ सेम टाइप के भी हो सकते हैं. जैसे कि मैडम तुसाद म्यूज़ियम में आप लोग देखते होंगे कि जो वैक्स स्टैचू है वो एग्जैक्ट सेम जैसा प्रोटोटाइप होता है वैसा ही हम लोग मॉडल तैयार करते हैं. ठीक है. अब ये तो सेम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी की हो गई. अब जो हमारा मॉडल है वो प्रोटोटाइप से मोस्ट ऑफ द केसेस में छोटा ही तैयार करते हैं हम. जब किसी मशीन को हम तैयार करने वाले होते हैं या फिर किसी बिल्डिंग को अगर हम तैयार करने वाले होते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा मॉडल बना लेते हैं. ठीक है. किसी भी बिल्डिंग का अगर हमने क्या किया, छोटा सा मॉडल तैयार कर लिया, दैट इज known as model, and the main building is known as prototype. Okay. So in this diagram we can see that this car is prototype, this car is main structure. Okay. and इसका मॉडल क्या किया गया, पहले ही तैयार कर लिया गया. तो इस मॉडल पे पहले सारे टेस्ट करके देख लिए गए कि क्या क्या फोर्सेस अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है. और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन फ्यूचर मेन हमारे प्रोटोटाइप में. ठीक है. तो वो प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, हम लोग प्रोटोटाइप में ओवरकम कर लेते हैं अगर हमने पहले से ही मॉडल तैयार कर लिया है, उस पर सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं. सिविल इंजीनियरिंग के केसेस में हम लोग मेनली ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं मशीन या फिर बिल्डिंग के ही केस में. ओके. मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम. प्रोटोटाइप इज fully functional first try at a system. Okay. टाइप्स ऑफ मॉडल, मतलब कितने टाइप्स के हमारे पास मॉडल्स होते हैं. 2 टाइप्स के हमारे पास मॉडल होते हैं. फर्स्ट इज अनडिस्टॉर्टेड मॉडल एंड सेकंड इज डिस्टॉर्टेड मॉडल्स. तो अनडिस्टॉर्टेड मॉडल क्या होते हैं, जिनकी जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं. यानी कि मॉडल और प्रोटोटाइप क्या होता है, ज्योमेट्रिकली सेम होता है. जितनी मान लीजिए मॉडल की लेंथ है उतनी ही प्रोटोटाइप की भी लेंथ होगी, विथ, हाइट जो भी है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी. ठीक है. लेकिन डिस्टॉर्टेड मॉडल्स में क्या होता है, दोज मॉडल्स विच आर ज्योमेट्रिकली नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटोटाइप. अब डिस्टॉर्टेड मॉडल्स के केस में क्या हो सकता है कि मॉडल किसी पर्टिकुलर प्रोटोटाइप से बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है. ठीक है.
तो इन्हें क्या बोलते हैं, जब ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ मॉडल एंड प्रोटोटाइप की सेम नहीं होगी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड मॉडल। और जब ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स। ओके, सेकेंड हमारे पास हैं डायमेंशनलेस नंबर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. There are some other type of dimensionless number, but in civil engineering purpose we use these 5 dimensionless numbers only. First we have Reynolds number. This is the ratio of inertia force and viscous force. Inertia force divided by viscous force. इसका जो फॉर्मूला हमें मिलता है R E is equals to रो वी डी बाई म्यू, या फिर हम लिख सकते हैं आर ई इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन न्यू। ठीक है, ये जब आप जब पाइप फ्लो की स्टडी करते हैं तो उसमें जब हम टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो या फिर ट्रांजिशन फ्लो को डिवाइड करने के लिए हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। ओके, फ्रॉडे नंबर क्या होता है, this is the ratio of root over inertia force upon gravity force. ये सारे डायमेंशनलेस टर्म्स क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों मतलब ये सभी क्या हैं, फोर्स के ही रेशियो हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज डायमेंशनलेस नंबर्स। ओके, फ्रॉडे नंबर का यूज़ जो हम करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ओपन चैनल फ्लो में यूज़ करते हैं। पाइप फ्लो में हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, यूलर्स नंबर है। यूलर्स नंबर क्या होता है, रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। ओके, रूट ओवर इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। जहाँ आप लोगों ने यूनिट 3 पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने आपको बता चुका है कि जब यूलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रेशर फोर्स को इंक्लूड किया था, वहाँ से आप इजीली याद कर सकते हैं कि यूलर्स नंबर इज इक्वल टू होगा रूट ओवर इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। इसका मेन जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो V अपॉन रूट ओवर P बाई रो। ठीक है, वेबर्स नंबर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, रूट ओवर इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, B डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा बाई रो एल। ओके, मैक नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स रूट ओवर इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। ओके, मैक नंबर M इज इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। ओके, यहाँ पे K हमारा क्या है, इलास्टिक स्ट्रेस है, रो क्या है, डेंसिटी है। जहाँ हमने रूट ओवर K बाई रो को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, C, तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V बाई C। ओके, तो यहाँ पे ये जो जितने भी डायमेंशनलेस नंबर्स हैं वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही डायमेंशनलेस टर्म्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें पढ़ना है बकिंघम पाई थ्योरम। बकिंघम पाई थ्योरम भी यूनिट 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बकिंघम पाई थ्योरम पे अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसके बीच के कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं तो वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास रेले मेथड, सेकेंड है हमारे पास बकिंघम पाई थ्योरम। रेले मेथड का हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके जो हम एजम्पशंस हैं वो बहुत हमारे डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम लोग रेले मेथड से। ठीक है,
द रेले मेथड of dimensional analysis become more laborious if variables are more than number of fundamental dimensions. आपको पता है फंडामेंटल डायमेंशन हमारे पास कितनी होती हैं? 3. मतलब हर केस में, मतलब आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ चुका होगा कि फंडामेंटल डायमेंशन कितनी होती हैं? 3, जो कि क्या होती हैं? M, L एंड T फंडामेंटल डायमेंशंस. रेले मेथड के केस में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज कर जाते हैं फंडामेंटल डायमेंशन से, तो वहाँ पे रेले मेथड फेल हो सकता है. ठीक है. बकिंघम पाई मेथड में जो ये हमारी डिसएडवांटेज है रेले मेथड की, इसको ओवरकम कर लिया जाता है. यानी कि हमारे पास कितने भी वेरिएबल्स हो, यानी कि n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए बकिंघम पाई थ्योरम भी एप्लीकेबल है. If there are n variables, independent and dependent variables in a physical phenomenon, and if these variables contain m fundamental dimension MLT, then variables are arranged into n minus n dimensionless terms, and these n minus m dimensionless terms is known as pi terms. Each term is called pi terms. बकिंघम पाई थ्योरम को हम लोग अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग समझ नहीं सकते हैं. ठीक है. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके ही. नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने मान लिए कि xn नंबर ऑफ हमारे पास वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3 अप टू xn नंबर ऑफ हमारे पास वेरिएबल्स हैं. याद रखिएगा नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन जो हैं वो कभी नहीं चेंज होंगी, वो हमेशा 3 ही रहेंगी, जो कि है हमारे पास MLT. ओके. लेट x1 बी द डिपेंडेंट. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में दे रखा होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं. मतलब कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा. ओके. x1 यहाँ पे हमने माना है कि क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x2 से लेकर xn तक क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 इज द फंक्शन ऑफ x2, x3 अप टू xn. ठीक है. और इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f1 इन ब्रैकेट x1, x2, x3, xn इज इक्वल्स टू 0. जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मेट में ही आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ओके. जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या है? डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन है, एंड इट कंटेन्स n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो कि x1, x2 आपने जो देखे हैं वो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं. m इज द फंडामेंटल डायमेंशन, एंड अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज in terms of number of dimensionless group और pi terms, जो कि क्या होंगे हमारे पास? n-1. जो number of pi terms होंगे, number of pi terms वो क्या होंगे हमारे पास? n-m. मतलब कि जितने भी number of variables होंगे माइनस fundamental dimensions. ओके. यहाँ पे जो हमारे पास number of pi terms बनेंगे वो क्या होंगे? m+1. m क्या है? फंडामेंटल डायमेंशन प्लस 1, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पाई टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे? 4. मतलब अब यहाँ से आप लोग समझिएगा कि जितने भी हमारे जो डायमेंशनलेस टर्म्स बनेंगे यानी कि पाई टर्म्स बनेंगे वो हमेशा 4 ही बनेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है पाई टर्म्स को निकालने का वो है m+1. m इज़ द फंडामेंटल डायमेंशन, जो कि कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगी. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? रिपीटिंग वेरिएबल्स को चूज करना पड़ेगा. ठीक है. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट डज नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ पाई टर्म. ईच पाई टर्म कंटेन m+1 वेरिएबल वेयर m इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन एंड इज कॉल्ड रिपीटिंग वेरिएबल. लेट in the above case x2, x3, x4 are repeating variables if the fundamental dimension MLT is equals to 3, then each pi term is written as pi1 is equals to x2 की पावर है. मतलब आपको जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनमें से 3 को हमेशा रिपीटिंग वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है.
तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ईजिली बकिंघम पाई थ्योरम को हम लोग न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे तो समझ लेंगे। जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसमें, बकिंघम पाई थ्योरम में। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, as far as possible the dependent variable should not be taken as repeating variable। जो dependent variable आपके न्यूमेरिकल में देगा आप लोग उसको कभी भी repeating variable नहीं लेंगे, ठीक है। The repeating variable should be chosen in such a way that one variable contains geometrical property, second flow property and third आप लोग fluid properties से select करेंगे repeating variables को। आपको पता है कि 3 repeating variable आपको लेने हैं। जो first repeating variable होगा वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, ये सारी क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लो प्रॉपर्टीज़ हमें क्या पता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डेंसिटी हो गई या काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गई, डायनेमिक विस्कोसिटी हो गई, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। तो इन तीनों से हम लोग क्या चूज़ करेंगे, रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो हमें ये बहुत ही हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि रिपीटिंग वेरिएबल्स को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल में, ठीक है। द रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्टेड शुड नॉट फॉर्म अ डायमेंशनलेस ग्रुप। द रिपीटिंग वेरिएबल टुगेदर मस्ट हैव सेम डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। नो टू रिपीटिंग वेरिएबल्स शुड हैव द सेम डायमेंशन इन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स। मतलब जितने भी आप लोगों को ज़्यादातर बकिंघम पाई थ्योरम के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उसमें रिपीटिंग जो वेरिएबल्स आते हैं वो आपके पास या तो डी वी रो आता है या एल वी रो आता है यहाँ पे, या फिर एल वी म्यू या फिर डी वी म्यू। डी क्या है, डायमीटर हो गया, डेप्थ हो गया। वी क्या है आपके पास, वेलोसिटी हो गई। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। न्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। रो क्या है, डेंसिटी। यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल से बकिंघम पाई थ्योरम को ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, द रेजिस्टिंग फोर्स आर ऑफ अ सुपरसोनिक प्लेन ड्यूरिंग flight can be considered as dependent upon aircraft length, velocity v, air viscosity mu, air density rho, bulk modulus of air k, express the functional relationship between variables and resisting force। यानी कि यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में साफ साफ बता रखा है कि जो r रेजिस्टिंग फोर्स है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंड किस पे करता है, लेंथ, वेलोसिटी, म्यू, रो एंड k पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। जब आप बकिंघम पाई थ्योरम को सॉल्व करेंगे इसका न्यूमेरिकल हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एंड इन दैट केस ओनली यू विल गेट गुड मार्क्स और मे बी यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट न्यूमेरिकल। स्टेप 1 में आप लोग क्या लेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब हर चीज़ को आप लोग डिस्क्राइब करेंगे कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है। आर रेजिस्टिंग फोर्स है जो कि डिपेंड करता है किस पे, एल वी म्यू रो एंड के पे, ठीक है। आर इज अ फंक्शन ऑफ एल वी म्यू रो के। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं हमने आपको बता चुका है, आर इज द फंक्शन ऑफ दीज 5 वेरिएबल्स। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6, ओके। m इज इक्वल टू हमें पता है कितना है 3। ये चीज़ हमेशा आप लोग न्यूमेरिकल में जैसे ही पढ़ेंगे ये देख लेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं। m यानी कि फंडामेंटल डायमेंशन हमारे पास हमेशा 3 रहेंगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन m। पाई टर्म्स यानी कि हमारे पास कितने बनेंगे, आपने पहले पढ़ चुका है, n माइनस m यानी कि 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। यानी कि पाई टर्म कितने बनेंगे हमारे पास, डायमेंशनलेस टर्म कितने बनेंगे, 3। क्या है, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3, ठीक है। thus 3 पाई टर्म से पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 आर फॉर्म्ड। hence equation number 2 is written as, this equation can be written as f1 is the function of pi 1, pi 2 and pi 3, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f1 pi 1 pi 2 pi 3 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप 2 में आप लोग क्या बताएंगे एग्जामिनर को, ईच pi
पाई टर्म कंटेन्स m+1 वेरिएबल्स, आपको पता है कि हर केस में ये होगा, लेकिन स्टिल आप लोग न्यूमेरिकल में इसको बताएंगे। वेयर m इज इक्वल टू 3 ऑल्सो कॉल्ड रिपीटिंग वेरिएबल। आउट ऑफ 6 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स आर सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल, मतलब कि हमेशा आपको 7, 8, 9, 10, 5, 6 जितने भी आपको रिपीटिंग वेरिएबल्स, मतलब जितने भी वेरिएबल्स देंगे उसमें से आपको 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स हमेशा सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और सिलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पहले, फिर आप लोग फ्लो प्रॉपर्टी, देन फ्लूइड प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप लोग जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। आर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप इसे कैसे नहीं ले सकते हैं? रिपीटिंग वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। ठीक है। जो 5 हमारे पास अदर वेरिएबल्स बचे, उनमें से हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे कि इसमें किस में ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आ रही है। तो इन 6 में से आप देखेंगे कि L क्या है? लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट। ये क्या है? हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हमारी फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है। V क्या है? हमारी फ्लो प्रॉपर्टी। वेलोसिटी इज फ्लो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डेंसिटी, ये क्या है? फ्लूइड प्रॉपर्टी। यानी कि हमें 3 अपने रिपीटिंग वेरिएबल्स मिल चुके हैं, किसके बेसिस पे? ज्योमेट्रिकल, फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ओके। The repeating variables themselves should not form a dimensionless term and should have themselves fundamental dimension equal to m, that is 3 here. Dimensions of L, V and rho are L, Lt minus 1, ml की power minus 3. Hence 3 fundamental dimension exist, L, V and rho. They themselves do not form dimensionless group. Okay. सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि बकिंघम पाई थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप लोगों को जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी यूनिट पता होनी चाहिए, जिससे कि आप उसे एमएलटी में कन्वर्ट कर सकें। जब तक आप वेरिएबल्स को एमएलटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 की वैल्यूज़ को रखेंगे। क्योंकि हमने L, V और रो को क्या कर लिया है? रिपीटिंग वेरिएबल की तरह सिलेक्ट कर लिया है, तो हम लोग हर पाई टर्म में जो L, V और रो है उसको पुट करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि हर पाई टर्म कितने वेरिएबल्स कंटेन करेगा? m+1, यानी कि 4 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर पाई टर्म कितने वेरिएबल्स कंटेन कर रहा है? 4। ठीक है। पाई 1 हमने कैसे लिखा? L की पावर A1, V की पावर B1, रो की पावर C1। ठीक है। ये तो हमारा रिपीटिंग वेरिएबल हो गया, लेकिन 4th जो हमारा वेरिएबल होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पाई टर्म में हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल को लिखने के बाद ही किसको लिख लेते हैं? अपने जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट पाई टर्म में हमें मैंडेटरी है कि हम लोग किसको रिपीटिंग वेरिएबल्स के जस्ट बाद हम लोग किसको लिखते हैं? अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है। सेकंड पाई टर्म में भी L की पावर A2, V की पावर B2 और रो की पावर C2। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे? म्यू, जो कि हमारा क्या है? एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है। ठीक है। थर्ड पाई टर्म में क्या लेंगे हम लोग? L की पावर A3, V की पावर B3, रो की पावर C3 एंड K। ठीक है, जो कि बल्क मॉड्यूलस है। अब पाई 1, पाई 2, पाई 3 को आप लोग डिफरेंट सॉल्व करेंगे। देन हम A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। स्टेप 4 में आप लोग क्या करेंगे? पाई 1, पाई 2, पाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि हर पाई टर्म क्या है? डायमेंशनलेस टर्म है, तो इसकी डायमेंशन क्या हम लोग लिख सकते हैं? m0, L0 एंड T0। ओके। इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ की डायमेंशन L की पावर A1, वेलोसिटी Lt-1 की पावर B1, डेंसिटी ml-3 की पावर C1। ठीक है। और रेजिस्टिंग फोर्स है, यानी कि mL
t माइनस 2, इसकी हमने वैल्यू लिख ली। अब हर टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करके देखेंगे, मतलब कि m के टर्म को इक्वेट करके देखेंगे, जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करेंगे, l की पावर्स को इक्वेट करेंगे एंड t की पावर्स को इक्वेट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गेट a1 b1 एंड c1। जब हमने यहाँ से m की पावर, l की पावर एंड t की पावर को इक्वेट किया तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिली, -2, b1 की वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है -1। ओके, तो हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। सॉरी, c1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी -1। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे, a1 b1 एंड c1 की वैल्यू, तो हमें फर्स्ट पाई टर्म यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सेम हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पाई टर्म निकाल लेंगे। सेकेंड, ये फर्स्ट पाई टर्म है, सेकेंड हम क्या निकालेंगे, अपना दूसरा पाई टर्म। सेम प्रोसेस से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, a2 b2 एंड c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, सारी पावर्स को हमने इक्वेट किया तो हमें a2 की वैल्यू -1 मिली। यहाँ से हम b2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई। ठीक है, म्यू अपॉन एल वी रो। ठीक, जस्ट लाइक दैट वी विल सॉल्व थर्ड पाई टर्म। ओके, थर्ड पाई टर्म की भी वैल्यू को सेम तरीके से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पाई 3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें पाई 3 की वैल्यू मिल रही है k अपॉन वी स्क्वायर बाई रो। जब आप लोग पाई 1, पाई 2, पाई 3 इन तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 जो कि हम लोग पहले लिख चुके हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ पाई 1, पाई 2, पाई 3, जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, f1 पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी जितने भी पाई टर्म्स की वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई या फिर जैसे भी एग्ज़ाम्स में आप लोगों से पूछेगा, आप लोग उसी फॉर्मेट में इसको चेंज करके लिख देंगे। हमें पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, r। हम जब इसे r के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर फाई इन ब्रैकेट न्यू डिवाइडेड बाई एल वी रो कॉमा k बाई वी स्क्वायर रो। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बकिंघम पाई थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग इस पे देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं किस पे, बकिंघम पाई थ्योरम पे। तो बकिंघम पाई थ्योरम को समझने के लिए जब तक आप लोग इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को स्टेप्स इसके याद नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेप्स को समझने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि बकिंघम पाई थ्योरम इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, आप लोग इसको ईजिली समझ सकते हैं प्रैक्टिस से। आप लोग जब जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है बकिंघम पाई थ्योरम पे। ठीक है, द एफिशिएंसी ईटा ऑफ अ फैन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, angular velocity omega, diameter d of the rotor and discharge q, express eta in terms of dimensionless parameter। आप लोगों को यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में बता दिया गया है कि ईटा आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ईटा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अदर देन ईटा जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, जितने भी स्टेप 1 में जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे, ईटा इज़ अ फंक्शन ऑफ रो म्यू ओमेगा डी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस न्यूमेरिकल में भी हमें कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, 6 वेरिएबल्स दे रखे हैं। ठीक है, ईटा, रो, म्यू, ओमेगा, डी एंड क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए हमारे पास, n इज इक्वल्स टू
6, m की वैल्यू यानी कि फंडामेंटल डायमेंशंस की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने बनेंगे, 3। नंबर ऑफ पाई टर्म्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पाई टर्म्स n माइनस m। ये जो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, ये न्यूमेरिकल को देखकर ही आपको अपने दिमाग में समझना है कि आप लोगों को जितने भी स्टेप्स में उनको आप लोगों को क्या क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सारे जो सेम प्रोसेस है, उन सेम प्रोसेस को ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल में डील कर चुके हैं, वैसे ही उन्हीं सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल में भी डील करेंगे, ठीक है। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फाइंड आउट करेंगे पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 की वैल्यूज़ को, ठीक है। और ईटा जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जब हमने पाई 1, पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू सॉल्व करी तो हमें पाई 1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, ईटा, ठीक है। पाई 2 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें यहाँ पे म्यू बाई डी स्क्वायर ओमेगा इंटू रो। पाई 3 की वैल्यू हमें मिल रही है क्यू बाई डी क्यूब ओमेगा, ओके। तो इन सब पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 जो कि डायमेंशनलेस टर्म्स हैं, इनको आप लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसमें इस फॉर्मेट में ले आएंगे, ठीक है। और फिर ईटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई इन ब्रैकेट म्यू बाई डी स्क्वायर ओमेगा रो कॉमा क्यू बाई डी क्यूब ओमेगा, ठीक है। ये इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डील किया है, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, टाइप्स ऑफ मॉडल को हम लोगों ने डील किया है, डिफरेंट डायमेंशनलेस नंबर्स को हम लोगों ने डील किया, और बकिंघम पाई थ्योरम को हम लोगों ने डील किया है, जो कि यूनिट 5 के पार्ट हैं, ओके। थैंक यू सो मच।